Hello students, welcome to Pharmacy Notes by UVS. Today we discuss rheology part 5. Let's start. In we discuss some general discussions like अपन बात कर रहे हैं पहले कुछ टॉपिक जो अपन ने पढ़ लिए उसकी अपन ने अभी तक पढ़ा है कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी के टाइप्स कितने हैं। तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि विस्कोसिटी दो तरीके से डिवाइड की है, एक है न्यूटोनियन सिस्टम एंड एक है नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। वो लिक्विड्स जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं उनको अपन ने कह दिया था न्यूटोनियन लिक्विड्स, और जो लिक्विड्स न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते उनको अपन ने कह दिया था नॉन न्यूटोनियन लिक्विड। उसमें अपन ने कहा था कि ये तीन तरीके के हैं, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट। और तीनों की अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें तो जो प्लास्टिक टाइप ऑफ लिक्विड्स थे उनमें एग्जांपल अपन ने लिया था फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। उसके अंदर ये था कि भाई जब आपने पर्टिकुलर यील्ड स्ट्रेस दिया उसी के बाद वो लिक्विड्स हैं जो कि न्यूटोनियन फ्लो की तरह एक्ट करने लगे या फिर फ्लो प्रॉपर्टी शो करने लगे। अब ये यहाँ पे क्यों हुआ था, क्योंकि शुरू में वो एक अरेंजमेंट में थे और जैसे ही आपने यील्ड वैल्यू लगाई तो उसमें अवेलेबल फोर्स, वनरेबल फोर्सेस ब्रेक डाउन हो गया और वो अब फ्लो प्रॉपर्टी न्यूटन की तरह शो करना शुरू कर दिया। वे अगर बात करें अपन सूडो प्लास्टिक की तो सूडो प्लास्टिक के अंदर जो लिक्विड्स थे उसका अपन एग्जांपल लिया था म्यूसिलेज, पॉलीमर सॉल्यूशंस लाइक ट्राइगागैंथ। उसके अंदर ये जो सिस्टम था या जो पॉलीमर्स थे वो पहले वर्टिकली अरेंज थे, रैंडम अरेंजमेंट था, बट जैसे इनके ऊपर स्ट्रेस देने लगे तब क्या हो गया, वो लीनियर शेप में हो गए, हॉरिजेंटल हो गए, प्लेन के साथ मूव करने लगे और विस्कोसिटी में कमी आई जैसे जैसे शीयर स्ट्रेस बढ़ा। यानी कि प्लास्टिक एंड सूडो प्लास्टिक दोनों ही शीयर थिनिंग प्रॉपर्टी वाले हो गए। जैसे जैसे आपने शीयर स्ट्रेस दिया वैसे वैसे विस्कोसिटी कम हुई। वही अपन ने बात की थी तीसरी डायलेटेंट की। डायलेटेंट की बात करें तो इससे अपने शीयर थिकनिंग प्रॉपर्टी वाला बताया था। क्यों? क्योंकि शुरू के अंदर जो व्हीकल है वो सफिशिएंट है वर्ड्स के हिसाब से, बट जैसे ही आपने रेट ऑफ शेयर बढ़ाया अब जो व्हीकल है वो इनसफिशिएंट हो गया और सिस्टम में विस्कोसिटी बढ़ती गई रेट ऑफ शेयर बढ़ाने पे। तो ये था डायलेटेंट। अब ये सारी बातें की है क्या, अपन ने प्लास्टिक फ्लो के अंदर पढ़ा था कि प्लास्टिक फ्लो में जब तक आप उसके ऊपर एक यील्ड स्ट्रेस नहीं लगाओगे तब तक वो प्लास्टिक में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक रहेगी। यानी कि वो जिस अवस्था में है वापस उसी अवस्था को पाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर अपन कोई भी मेटल या फिर स्ट्रक्चर मटेरियल की बात करें और उसमें अगर अपने को कोई भी शेप में चेंज लाना है तो अपने को एक प्रेशर डालना पड़ेगा और उस आए हुए चेंज को अपन कह देंगे डिफॉर्मेशन। अब कौन सा लिक्विड है या कौन सा एग्जाम्पल है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी का या कौन प्लास्टिक प्रॉपर्टी का, उसकी बात करते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया है रबर एंड स्टील। अब सपोज रबर है, रबर को मैं एक पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस देके उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करती हूँ, लंबा करने की कोशिश करती हूँ, और वही स्टील को मैं स्ट्रेच करने की कोशिश करती हूँ, एक लंबा करने की कोशिश करती हूँ। तो ऑब्वियस है लगने वाला फोर्स है जो स्टील पे थोड़ा ज़्यादा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा स्टील को डिफॉर्म करने के लिए। बट जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स को छोड़ूं तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में कौन आने की कोशिश करेगा? ऑब्वियस है रबर। जैसे जैसे मैं उसको छोड़ूंगी वो नॉर्मल, जैसे ही उसका प्रेशर खत्म होगा वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। बट स्टील में ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर ये रहेगा कि अ टेम्परेरी शेप चेंज दैट इज सेल्फ रिवर्सिंग आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड सो दैट द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि जैसे ही अपन ने उसको एक प्रेशर के से छोड़ा तो उसने वापस अपनी ओरिजिनल शेप ले ली, उसे तो अपन ने कह दिया इलास्टिक इन नेचर। बट जितनी बट द ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू चेंज द ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी ऑफ द material and the faster it comes back to its original shape or configuration when the deformation is removed. If this definition is followed then definitely steel will win the race of elasticity। यानी कि जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है चेंज का वो किस में है? ऑब्वियस है स्टील में। स्टील बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगा अपने को डिफॉर्म करने के लिए। वाइल व्हेन द स्ट्रेस इज सफिशिएंट टू परमानेंटली डिफॉर्म द मेटल इट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि अगर परमानेंटली अगर उस सिस्टम को अपन डिफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो जाएं तो उस अपन कह देंगे प्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक फ्लो में क्या बता रखा है कि जब तक उसके ऊपर अपने शेयर स्ट्रेस नहीं दिया तब तक वो इलास्टिक है, यानी कि अपने आप को वापस रजिस्ट करेगा उस फ्लो में आने के लिए। बट जैसे ही आपने शेयर स्ट्रेस बढ़ा दिया, अप्लाइड लगा दिया, तो उसके बाद वो बन जाएगा प्लास्टिक। यानी कि वो जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो परमानेंट हो जाएंगी। ये जो डिफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बता रखी है यहाँ पे। बात करते हैं कि अपन ने जो जो चीज़ें पढ़ी वहाँ पे प्लास्टिक एंड इलास्टिक की बात कहाँ आ रही है। तो ऑब्वियस है अपन ने चार तरीके के लिक्विड्स की बात की, न्यूटोनियन,
डायलेटेंट, सूडोप्लास्टिक एंड प्लास्टिक, इन सब पे अपने प्रेशर लगाया और अपने चीज़ें देखी कि भाई शीयर स्ट्रेस लगाने पे विस्कोसिटी बढ़ती है, कम होती है, वैसी की वैसी रहती है। बट जैसे ही अपन शीयर स्ट्रेस छोड़ेंगे तब ये वापस अपनी अवस्था में किस तरीके से आ पाते हैं, अपने को वो चीज़ भी देखनी ज़रूरी है फॉर अवर फार्मास्यूटिकल पर्पस। जैसे कि अपने को जेल बनाया तो जेल पे आपने शीयर स्ट्रेस दिया तब अच्छे से शेक हो गया, बट जैसे ही आपने शीयर स्ट्रेस छोड़ के उस बोतल को वापस रखा, अब वो किस कंडीशन में आ रही है या सिस्टम को स्टेबल बनाने में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक नॉर्मल ग्राफ की अगर अपन बात करें तो अगर इस ग्राफ में आप देखेंगे स्ट्रेन रेट यहाँ पे है एंड टॉर्क यानी कि शीयर स्ट्रेस यहाँ पे दे रखा है। ये केवल समझने के लिए शीयर स्ट्रेस यहाँ नहीं है और रेट ऑफ शीयर यहाँ दे रखी है ताकि आपको याद आसानी से हो सके। बाकी अधिकांश ग्राफ में आप देखोगे कि शीयरिंग स्ट्रेस नीचे है और रेट ऑफ शीयर ऊपर है, तो ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। जब शीयरिंग स्ट्रेस नीचे है और शीयरिंग रेट ऑफ शेयर ऊपर है तो ग्राफ इस तरीके से रहेंगे, वाइल अगर नीचे रेट ऑफ शेयर आ जाता है तो ग्राफ का डायरेक्शन है जो चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस नीचे है और यहाँ पे रेट ऑफ शेयर नीचे है। अब सारे के सारे अगर अपन ग्राफ को एक साथ याद करने की कोशिश करें तो अपन को कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला है, डू नॉट पार्टी राइट बिफोर टेस्ट। डी मतलब डायलेटेंट, नॉन मतलब न्यूटोनियन, पी मतलब सूडोप्लास्टिक, राइट मतलब रिहोपैक्सी, बी मतलब भिंगम प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक फ्लोज, एंड टी फॉर थिक्सोट्रोपी। यानी कि अगर एक ही स्केल पे आपको सारे के सारे फ्लो समझाने तो आप किस तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले था डायलेटेंट यानी कि सबसे पहले डायलेटेंट यानी कि शेयर थिकनिंग आएगा, उसके बाद आएगा न्यूटोनियन, उसके बाद आएगा पी सूडोप्लास्टिक शेयर थिनिंग, उसके बाद आएगा आर रिहोपैक्सी, ये क्या है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिर आएगा भिंगम प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक फ्लो, और लास्ट में आएगा थिक्सोट्रोपी। जो थिक्सोट्रोपी है वो अगर आप देखें ग्राफ के अंदर तो ये कुछ कुछ सूडोप्लास्टिक से मिलता हुआ है, यानी कि ये शेयर थिनिंग प्रॉपर्टीज़ की ही बात करेगा। अब बात करते हैं इन सब लिक्विड्स की वन बाय वन। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास न्यूटोनियन लिक्विड है, न्यूटोनियन लिक्विड को मैंने पहले 5 आरपीएम पे घुमाया, फिर 10, फिर 20, फिर 50 और फिर 100। उसकी विस्कोसिटी मैंने चेक की, 5 पे घुमाया तो उसकी विस्कोसिटी 500 थी और 50 पे घुमाया तो उसकी विस्कोसिटी 50 थी। और जैसे ही मैंने उसके ऊपर से जो शेयर स्ट्रेस है छोड़ा तो जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आया तो हर एक पर्टिकुलर आरपीएम पे उसकी विस्कोसिटी वही थी जो लगाने वाले स्ट्रेस की जैसी थी। तो यहाँ मैं क्या कह सकती हूँ कि जब न्यूटोनियन के ऊपर मैंने प्रेशर दिया, यानी कि जब न्यूटोनियन का मैंने अप को भेजा यानी कि लगाने वाला प्रेशर और जो छोड़ने वाला प्रेशर एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल था, एक स्ट्रेट लाइन कर्व शो करेगा वो दोनों। बट सूडोप्लास्टिक लिक्विड, प्लास्टिक लिक्विड एंड डायलेटेंट के अंदर ये ऐसी चीज़ नहीं होती है। उसके अंदर जैसे ही अपन प्रेशर लगाते हैं तो वो अलग विस्कोसिटी शो करती हैं और जब आप प्रेशर छोड़ते हैं तो उसके वापस नॉर्मल स्टेट में आने में एक रिकवरी टाइम भी लगता है और हो सकता है कि वो सेम विस्कोसिटी शो ना करे एक फिक्स आरपीएम के ऊपर। अब वो किस तरीके से रहते हैं और कौन कौन सा लिक्विड है किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे लिक्विड्स की बात की है, यहाँ पे बता रखा है कि जैसे कि कुछ लिक्विड्स हैं जैसे कि नॉन न्यूटोनियन लिक्विड हैं, वो आपने जिस शेयर स्ट्रेस से उनको बढ़ाया, जब आप वो शेयर स्ट्रेस छोड़ोगे तो वापस उसी रेट से वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आते। उसका एक एग्जांपल है सूडोप्लास्टिक इन प्लास्टिक, और इसी प्रॉपर्टी को अपन थिक्सोट्रोपी कहते हैं। यानी कि आपने जो शेयर स्ट्रेस दिया तो उसको रिकवरी बहुत ही स्लो होगी जब उसको अपनी वापस नॉर्मल स्टेट में आना होगा। अप का वो शो करता है कि आपने यहाँ से प्रेशर लगाना शो कर दिया, और डाउन का वो शो करता है कि अब यहाँ से आपने जो शेयर स्ट्रेस था मैक्सिमम वो पॉइंट से छोड़ दिया, अब वो जो लिक्विड है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ रहा है। बट एक पर्टिकुलर हिस्टेरिस्टिक लूप शो कर रहा है, एक लीनियर या फिर सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि वापस उससे आने पे वो विस्कोसिटी नहीं आ रही या फिर बहुत ही स्लो रिकवरी दिखा रहा है। यही अपन डायलेटेंट की बात करें शेयर थिकनिंग की, तो शेयर थिकनिंग के लिए शेयरिंग स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर के अंदर इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। आगे अपन बात करते हैं थिक्सोट्रोपी की। तो थिक्सोट्रोपी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले इट इज अप्लाइड ऑन शेयर थिनिंग सिस्टम्स प्लास्टिक एंड सूडोप्लास्टिक, और व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड मटेरियल शोज स्लो रिकवरी बट रीफॉर्म। यानी कि जैसे आप स्ट्रेस को छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर तो आ जाएगा बट जो रिकवरी है बहुत ही स्लो होगी। एग्जाम्पल है सूडोप्लास्टिक एंड प्लास्टिक, और ये जो रिकवरी का जो एक पर्टिकुलर लूप बनता है उसे अपन कहते हैं हिस्टेरिस्टिक लूप।
अब थिक्सोट्रॉपी की बात करें तो थिक्सोट्रॉपी फार्मास्यूटिकल सिस्टम में काम क्या आती है। तब अब ऑब्वियस है अपन को ये शो कर रहा है कि आपने शेयर लगाया उसके टाइम पे सिस्टम अलग शो प्रॉपर्टी शो करेगा, और जब आपका जो मटेरियल है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो उसकी विस्कोसिटी अलग होगी। तो जो थिक्सोट्रॉपी है वो भी इसी तरीके से शो करता है। थिक्सोट्रॉपी का जो है इक्विलिब्रियम वो है सॉल्यूशन, और इट इज़ जेल सॉल्व जेल स्टेट, यानी कि जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है आपकी कोई भी फॉर्मुलेशन, सपोज वो सस्पेंशन है तो वो जेल फॉर्म में है। जेल फॉर्म में होने से एडवांटेज क्या हुआ, पार्टिकल है जो इवनली फ्लॉक करेंगे सिस्टम के अंदर, इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा, क्लोजली पैक रहेगा। बट जैसे ही आपने शेक किया तो पार्टिकल अगेन अलाइन अरेंजमेंट में आएंगे और डाइल्यूट होंगे, विस्कोसिटी कम होगी और सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। अब यानी कि अब आप सिस्टम को पोर कर रहे हो या ले रहे हो तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, आपको उसका एडवांटेज मिल गया, आप आराम से उसको सिरिंज में डाल सकते हो या आराम से उसको पोर कर सकते हो। बट जैसे ही उसको आपने वापस रखा आफ्टर यूज, इट अगेन कन्वर्टेड टू जेल, ताकि सारे पार्टिकल अगेन सिस्टम के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। अब बात करते हैं अपन हिस्टेरिस्टिक लूप की, तो वो पर्टिकुलर ग्राफ जो कि अप कर्व एंड डाउन कर्व के बीच में बनता है उसे अपन हिस्टेरिस्टिक लूप कहते हैं। प्लास्टिक एंड सूडो प्लास्टिक के लिए ये स्टेटिस्टिक लूप है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे नीचे है और रेट ऑफ शेयर यहाँ पे ऊपर है। तो अगर आप रेट ऑफ शेयर नीचे है देखेंगे किसी ग्राफ में और शेयरिंग स्ट्रेस इधर दिखेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये ग्राफ आपको उल्टे नजर आएंगे। दूसरा, थिक्सोट्रॉपी में जो कर्व है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ मूव होगा, जो डाउन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ ही आएगा। फिर बात करते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ थिक्सोट्रॉपी। अपने को ये तो पता है कि भाई स्लो रिकवरी है, बट अपने को अगर ये पता चल जाए कि कितने शेयरिंग स्ट्रेस पे वो किस तरीके से रिकवरी शो कर रहा है तो अपने लिए फार्मास्यूटिकल पर्पज से बहुत एडवांटेजेस होगा। तो स्टैटिस्टिक्स लूप हैज़ बीन प्रपोज एज मेजर ऑफ थिक्सोट्रॉपिक ब्रेकडाउन एंड इट कैन बी ऑब्टेन रेडिली बाय मीन्स ऑफ प्लेनीमीटर। एक प्लेनीमीटर करके इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि अपन हिस्टेरिक लूप को अपने को पहले डिटेक्ट करना होगा और उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि उस सिस्टम की थिक्सोट्रॉपिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अब अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ थिक्सोट्रॉपी। मेजरमेंट ऑफ थिक्सोट्रॉपी अपन दो तरीके से देखते हैं। पहले इसकी दो अप्रोचेस हैं। पहली है बाय डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन विद टाइम एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ शेयर, और दूसरा डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ शेयर। यानी कि पहला अपन टाइम के रिलेशन में देखेंगे और दूसरा उसकी शेयरिंग रेट के रिलेशन के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन ग्राफ की इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या है, द अप एंड डाउन कर्व विल फॉर्म हिस्टेरिस्टिक लूप। यानी कि आप पर्टिकुलर कोई प्रेशर लगा रहे हो और एक अप कर्व बन रहा है और एक डाउन कर्व बन रहा है, तो इसके बीच का एरिया है उसको अपन ने कह दिया हिस्टेरिस्टिक लूप। और उसी सैंपल को आप अलग अलग टाइम के हिसाब से मेजर करके उसकी रीडिंग निकालोगे और जो रीडिंग है वो डिग्री ऑफ थिक्सोट्रॉपी शो करेगी। अब इसके अंदर क्या है, ये जो दो कर्व्स बन रहे हैं और जो स्टैटिस्टिक्स लूप बन रहा है ये थिक्सोट्रॉपिकल बिहेवियर को शो करता है और वो अपने को मेजर करना है। इन दिस द shear rate is increased at constant rate up to point B and then decrease at the same rate upon point E. This rheogram is known as AB for this time. But अपन टाइम बढ़ाएंगे तब if the shear rate is maintained at B for a time t 1 second and then decrease, the rheogram will be obtained as ABCE. Similarly, if the shear rate maintained for t2 seconds, then the rheogram will be obtained as ABCDE. For this, the thixotropical formula is B equals to U1 minus U2 upon integrated T2 upon T1. यहाँ पे B तो हो गया thixotropical coefficient, U1 and U2 हो गया plastic viscosity for down curve and time हो गया सेकंड्स के अंदर जो आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पे होल्ड किया है सिस्टम के लिए। अब ये जो भी शो करता है वो आपकी डिग्री ऑफ थिक्सोट्रॉपी शो करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर अपन उस लिक्विड को हेल्ड करें तो क्या उसके थिक्सोट्रॉपिकल प्रॉपर्टीज में या रिकवरी में कोई भी चेंजेस आते हैं। जो भी मान है वो अगर अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं तो अपने को उसका थिक्सोट्रॉपिकल कॉम्फिशिएंट मिल जाता है। यहाँ पे जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ देखने लायक है। दूसरा मेथड है डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन ड्यू टू इंक्रीजिंग शेयर रेट, यानी कि जो वेलोसिटीज हैं उसके अंदर अपन डिफरेंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियस है दो स्टैटिस्टिक लूप अपने को मिलेंगे, एक तो ये V1 के लिए और एक V2 के लिए। इन दिस टू स्टैटिस्टिक लूप आर ऑब्टेन हैविंग डिफरेंट मैक्सिमम रेट्स ऑफ शेयर V1 एंड V2, यानी कि आपने कितना दबाव लगाया है उसके हिसाब से उसके विस्कोसिटी में या थिक्सोट्रॉपिकल डिग्री में क्या फर्क पड़ा अपन ये भी पता लगा सकते हैं। उसके लिए B की जगह अपन M यूज करते हैं विच इज नोन एज थिक्सोट्रॉपिकल कोफिशिएंट, यूनिट इज डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर क्यूब एंड फॉर्मूला इज U1 minus U2 upon V2 upon V1. U1 and U2 is again plastic viscosity of for the down curve. अब अपन बात करते हैं बल्ज एंड स्पर की।
बल्ज एंड स्पर की बात करते हैं तो ये फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ लिक्विड्स हैं जो कि इस तरीके की चीज शो करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं बेंटोनाइट जेल की, तो जैसे ही आप इसके ऊपर अपकव या फिर प्रेशर डालते हैं तो उसके अंदर एक बल्ज क्रिएट होता है, सडनली विस्कोसिटी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो हिस्टोरिस्टिक लूप है वो एक बल्ज के नाम शेप में आता है, यानी कि कार्ड्स के रूप में, इसलिए अपन इसको कहते हैं बल्ज। A concentrated aqueous bentonite gel 10 to 15% by weight produce hysteresis loop with a characteristic bulge in up curve and cause swelling, यानी कि सडनली अगर आप एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाओगे तो आपका जो लिक्विड है वो आपको स्वेलिंग या फिर हाई विस्कोसिटी वाला फील होगा, बट जैसे ही आप रेट ऑफ शेयर छोड़ोगे तो जो डाउन कर्व है वो एक लीनियर शेप में आपको देखने को मिलेगा। वही अगर अपन बात करें स्पर की, तो एग्जाम्पल की बात है प्रोकेन पेनिसिलिन जेल। इसमें जैसे ही आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लगाते हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट वाई के ऊपर जो शेयर स्ट्रेस है वो सडनली इस तरीके से फॉलो होता हुआ आपको दिखेगा, एक शार्प पॉइंट आपको मिलेगा ब्रेकडाउन का फॉर लो शेयर रेट, so this is known as spur। और जैसे ही आप shear stress छोड़ोगे तो अगेन सेम द कर्व विल बी ऑब्टेन। अब बात करते हैं नेगेटिव थिक्सोट्रोपी या फिर एंटी थिक्सोट्रोपी की। थिक्सोट्रोपी की बात की थी तो वहां पे अपन को इक्विलिब्रियम क्या था कि पहले सिस्टम अपना जेल होगा, फिर सॉल्यूशन हो जाएगा और फिर वापस जेल हो जाएगा। तो नेगेटिव थिक्सोट्रोपी की या फिर एंटी थिक्सोट्रोपी की मैं बात करूं तो इसके अंदर एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी कि रखने पे ये सॉल्यूशन फॉर्म में आपने शेक किया था जेल हुआ और रखा था वापस सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरीके की अगर आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो आपको जो शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो, आप शेयर रेट लगा रहे हो, कम से कम 30 सेकंड तक की वेरिएशन देखनी होगी, तभी आपको जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर शो होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है इसका मैग्नीशियम मैग्मा, जो कि जेल सॉलिड स्टेट दिखता है, और दूसरी खास बात इसकी ये है कि इसकी कंसंट्रेशन 1 to 10% ही होती है। हायर कंसंट्रेशन नेगेटिव थिक्सोट्रोपी के लिए जरूरी नहीं है। इसके अंदर इट शोज इंक्रीज इन थिकनेस और रेजिस्टेंस टू फ्लो विथ इंक्रीज टाइम ऑफ शेयर, यानी कि जैसे ही आपने शेयर स्ट्रेस दिया तो थिकनेस बढ़ी, और दिया तो और बढ़ी, और दिया तो और बढ़ी, और एक टाइम पे जाके ये कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे आप शेयरिंग बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सिस्टम में रेजिस्टेंस बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है। इट वाज डिटेक्टेड एट शेयर रेट ऑफ ग्रेटर देन 30 सेकंड्स एंड बिलो 30 सेकंड्स मैग्मा शोड नॉर्मल थिक्सोट्रोपी, यानी कि 30 सेकंड से ज़्यादा देखोगे तभी आपको नेगेटिव थिक्सोट्रोपी देखने को मिलेगी, वरना ये नॉर्मल थिक्सोट्रोपी जैसे ही रिजल्ट्स शो करते हैं। फिर बात करते हैं अपन रियोपेक्सी की। रियोपेक्सी इज जस्ट अ नेगेटिव टू थिक्सोट्रोपी इन विच अ सॉलिड फॉर्म्स मोर रेडिली व्हेन जेंटली शेकन लाइक मैग्नीशियम मैग्मा एंड क्लोज सस्पेंशन मिक्सचर। इसकी स्टडी इतनी प्रॉपर नहीं हुई है, बट स्टिल अपन ये कह सकते हैं कि थिक्सोट्रोपी का नेगेटिव स्लोप इज नोन एज रियोपेक्सी। फिर अपन बात करते हैं अभी कंपैरिजन की, कि अगर कंपैरिजन पूछा जाए, कोई एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाए कि थिक्सोट्रोपी में कौन कौन सी चीज़ें नहीं है या फिर नेगेटिव थिक्सोट्रोपी में कौन कौन सी चीज़ नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले थिक्सोट्रोपी एंड नेगेटिव थिक्सोट्रोपी के कंपैरिजन की। अब थिक्सोट्रोपी में अपने को पता है जो ट्रांजिशन था वो क्या था, जब अपना सस्पेंशन रखा हुआ है तब जेल स्टेट में है, आपने शेक किया तो डाइल्यूट हुआ, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया और रखने पे वापस जेल हो गया। वाइल नेगेटिव थिक्सोट्रोपी में ये चीज़ उल्टी थी, सॉल्यूशन जेल सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम इसका है सॉल्यूशन, इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका इक्विलिब्रियम है जेल। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द रेट ऑफ शेयर, यानी कि जैसे आप रेट ऑफ शेयर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगी, वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो नेगेटिव थिक्सोट्रोपी है जिसमें आप विस्कोसिटी अगर बढ़ाओगे तो वो सॉलिडिफाई होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी घटेगी जब आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाओगे। इसका जो डाउन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, वाइल इसका जो डाउन कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर थिनिंग है और ये शेयर थिकनिंग है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मैग्नीशियम मैग्ना 1 to 10% फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और अगर अपन थिक्सोट्रोपी के एग्जाम्पल की बात करें तो जो शेयर थिनिंग सिस्टम्स है लाइक सूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक, वो सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। फिर अगर अपन एंटी थिक्सोट्रोपी, डायलेंसी एंड रियोपेक्सी में डिफरेंस की बात करें तो एंटी थिक्सोट्रोपी तो क्या है, सॉल जेल सॉल, और डायलेंसी में बढ़ता है, थिकनिंग है तो सॉल जेल, और रियोपेक्सी भी इसकी ऑपोजिट है तो अगेन ये सॉल जेल में कन्वर्ट होगी, यानी कि कहीं ना कहीं डायलेंसी से मिलती है, बट थोड़ा सा फर्क है कि डायलेंसी में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए वाइल रियोपेक्सी में कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो मैग्नीशियम मैग्ना इसका एग्जाम्पल होगा, डायलेंसी का एग्जाम्पल हो जाएगा डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इन हाई कंसंट्रेशन, एंड रियोपेक्सी का एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीशियम मैग्ना एंड क्ले सस्पेंशन। कंसंट्रेशन 1 to 10% भी इनफ है।
फिर बात करते हैं थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। अब ये थिक्सोट्रॉपी है अपनी कोई फॉर्मुलेशन के अंदर आती है तो उसका एडवांटेज क्या होगा? तो सपोज थिक्सोट्रॉपी की मैंने बात की तो भाई पहले जेल है, फिर प्रेशर लगाने पे सॉल्व हो गई और फिर वापस जेल हो गई। तो इसका अपने को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है इंजेक्शन में, और इंजेक्शन में एग्जाम्पल इसका प्रोकिन पेनिसिलिन जी। इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन रहती है 40 to 70% और आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट दिया जाता है। अब इसमें जैसे ही आपने उसको प्रेशर दिया तो वो शीयर थिनिंग में कन्वर्ट हो गया और निडल से बहुत ही आसानी पास हो गया, और जैसे निडल से पास होके वो आईएम या फिर इंट्रामस्कुलर टिश्यूज में गया तो उसने वहाँ पे ऑन स्टैंडिंग पोजिशन एक डिपोट का फॉर्मेशन कर दिया, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना ली। अब उससे एडवांटेज क्या होगा, जो आपकी ड्रग है वो स्लोली रिमूव होगी सिस्टम में, या फिर एक तरीके से अपन कह सकते हैं सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म आपकी बनी। Due to sole gel mechanism, a well-formulated thixotropical suspension will not settle out readily, yet pour or spread easily on shaking and will remain long enough for a dose to be dispensed. For stability greater the thixotropy, the lower the rate of settling. यानी कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी अपने को बढ़ानी है तो थिक्सोट्रॉपी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा थिक्सोट्रॉपी होगी वो रखने पे उतना ही अच्छे से जेल बना रहेगा और रेट ऑफ सेटलिंग उतनी ही कम होगी। दूसरा, थिक्सोट्रॉपी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सस्पेंशन के अंदर। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन में अगर थिक्सोट्रॉपी बहुत अच्छे से काम कर रही है तो न तो पार्टिकल अच्छे से सेटल होंगे नीचे की तरफ, इजीली स्प्रेड हो जाएंगे शेक करने के ऊपर, और रखने पे वापस वो डोज है जो काफ़ी समय तक वैसे की वैसी रहेगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.